हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने इन 10 क्वेश्चन को कर लिया तो यहाँ से आपका कम से कम 30 से 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। 100% है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। इन सभी 200 प्रश्न का उत्तर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में 100% बताना है बाबू कि वीडियो कैसा लगा। तभी मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, बस आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न अपने आप में मोस्ट वांटेड प्रश्न है और लगातार कितने साल से पूछे जा रहे हैं मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, आपका चैप्टर 1 का प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। सबसे पहले आपको संयोजन अभिक्रिया को परिभाषा लिखना है, फिर उसका एक उदाहरण देना है ताकि आपको यहाँ पर क्या पूरा फुल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका ऑलरेडी उत्तर लिखा हूं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना पड़ेगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, मतलब संयोजन अभिक्रिया का हेड लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है, संयोजन अभिक्रिया ब्लैक पेन से हेड लगाना है। फिर लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक ना, जब एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्या हो, अभिकर्मक हो, ठीक है, वो और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एकदम आसान क्या है परिभाषा है, इसको आप लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसका उदाहरण देना है तो वो देखिए इसका उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना को क्रिया हम जल से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो अभिकर्मक है, ये मिलकर क्या कर रहा है, एकल उत्पाद बना रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। CaOH2 का होल पर क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, प्लस उसमें बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पर दो क्या है, दो अभिकर्मक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एकल उत्पाद बना दिया। तो इसी क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दो अभिकर्मक है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न 2024, 2023, 2022 और 2020 का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला 2025 के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है 2024 का। आप 7 सेट उठा के देखिए, कम से कम उसमें से 3 से 4 सेट में प्रश्न आया है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, या संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 2024, 2023, 2022, 2018 का एक प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है संक्षारण, ब्लैक पेन से हेड लगा देना है। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है बाबू, इसमें लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, क्या लिखना है, नमी, यहाँ पर नमी या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक ना, मान लीजिए कोई धातु, यही धातु है, इसको मैं क्या रख दू, नमी में रख दू। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगी, ये नष्ट होने लगेगी, इसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि जो वायु होता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ठीक है, नमी या अन्य रसायनों से मंद अभिक्रिया करके अभिक्रिया द्वारा क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा संक्षारण का परिभाषा, इसको लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 2023, 2022, 2020 और 2019 का सवाल है। 5 साल में प्रश्न आ चुका है, 2025 के लिए 100% इंपोर्टेंट होने वाला है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका उत्तर मैंने ऑलरेडी आपको लिखकर रखा है। ठीक है, तो आपको हेड लगाना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ब्लैक पेन से हेड लगाना है। फिर उसमें क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया, क्या लिखना है उसमें कि वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बाबू। वह अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें क्या निकले बाबू? ऊष्मा बाहर निकले। ऊष्मा कहाँ निकले? बाहर निकले। उससे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा। उसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, सी मतलब कार्बन, मतलब कार्बन, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप होता है। तो जब ग्रेफाइट मतलब कार्बन की क्रिया किससे कराते हैं? O2 से, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्लस 94, क्या 94 किलो कैलोरी उष्मा बाहर निकलती है। ठीक ना, 94.0 कैलो कैलोरी क्या होती है? उष्मा निकलती है। ठीक है ना, ये उष्मा क्या होता है? मात्रक होता है, किलो कैलोरी। ठीक है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसमें इतना जूल क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलता है। ठीक है, तो वही वो अभिक्रिया जिनमें उष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला चौथा प्रश्न है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 2023 और 2022 में आ चुका है। लगातार 3 साल से प्रश्न ये रिपीट हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो 2025 के लिए 100% इंपोर्टेंट है ये कि उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है वो चलिए मैं ऑलरेडी लिखा हूं, आपको बताया था। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको हेड लगाना है उष्मा शोषी अभिक्रिया। हेड क्या लगाना है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें क्या है कि वे अभिक्रिया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण एक देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ क्या है? N2 है और 2O2 है, मतलब O2 है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करके, जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपको 45 किलो कैलोरी का उष्मा देनी पड़ती है। अगर इस अभिक्रिया को आपको संपन्न करानी है तो आपको 45 किलो कैलोरी उष्मा क्या करनी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा? अभिक्रिया संपन्न होगा। तो उसे क्या बनेगा? NO2 बनेगा, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर N2 और OT की आप क्रिया करा रहे हैं तो जब तक आप 45 किलो कैलोरी उष्मा नहीं देंगे इसके अंदर, तब तक क्या होगा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड में नहीं परिवर्तन होगा, मतलब अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वही क्या हुआ? वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आशा करते हैं एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने ऑलरेडी दिया है और इस पे स्टार भी दे दिया है ताकि आपको इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना बाबू। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो चलिए उसका इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या हेड लगाना है? विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको हेड लगाना है। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है बाबू? ध्यान समझेगा। लिखना है कि जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इतना आसान परिभाषा है, एक बार लेकर याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक ना, मान लीजिए जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता क्रम, मान लीजिए धातु है और उनकी क्रियाशीलता घटते क्रम में लिख देंगे तो इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग बताना है कि इसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आपको हेड लगाना है अनुप्रयोग, और पहला क्या लिखना है? उसमें लिखना है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। मान लीजिए मैं आपको 10 धातु दे दूं और मैं बताऊं कि इसकी क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। ठीक है, तो आप किसके द्वारा देख सकते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग द्वारा देख सकते हैं कि कौन धातु कितना अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग होता है। फिर दूसरा क्या अनुप्रयोग है कि धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में, धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में भी किसका प्रयोग होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका एक प्रश्न क्या होगा? क्लियर हो गया। 4 नंबर का प्रश्न था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 6वां नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखे। ठीक ना, कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो चलिए आपको मैं इसका उत्तर बताता हूं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो आपको हेड लगाना है क्या? मिश्र धातु।
ठीक है, ब्लैक पेन से लगाना है। उसमें लिखना है कि दो या दो से अधिक, क्या लिखना है कि दो या दो से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा कि दो या दो से अधिक अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं कापर के दो मिश्र धातुओं का नाम बताते हैं। ठीक है, तो आपको लगाना है कि कापर के दो अयस्कों के नाम। ठीक है, कापर के दो अयस्कों के नाम। तो पढ़ा लिखना आपको कापर ग्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला अयस्क है कापर का, कापर ग्लास, जिसका सूत्र होता है Cu2S। ये कापर ग्लास का क्या है, सूत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है कापर पाइराइट। क्या लिखना है, कापर पाइराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ये किसका सूत्र होता है, कापर पाइराइट का। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको मिश्र धातु क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक जस्ते की छड़ को कापर सल्फेट की विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024, 2023, 2020 और 2018 में प्रश्न आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। इस तरह का प्रश्न 100% के आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो क्या करें, एक बार पढ़िएगा कि एक जस्ते की छड़ को, मान लीजिए एक जस्ता की छड़ है, इसको कापर सल्फेट के विलयन में जब वो डालते हैं तो उस विलयन का रंग जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है, वो जब क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए उसका उत्तर मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ कि इसका क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेड लगाना, क्या उत्तर हेड लगाना, इसमें लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। लिखना है क्या लिखना है बाबू, कि जस्ता कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, जो जस्ता होता है वो कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जब कापर सल्फेट के विलयन में जस्ता को डाला जाता है, क्या किया था वो, जस्ता को डाला जाता है। ठीक है, जस्ता को डाला जाता है तो जस्ता कापर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है, इतना आसान प्रश्न है। मान लीजिए, क्या ध्यान से एक जिंक का छड़ है, और मैं जब जिंक के छड़ को मैं कापर सल्फेट के विलयन में डालता हूं तो ये जिंक क्या होता है, ये जिंक कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसके विलयन क्या करता है, विस्थापित, मतलब उसको हटा देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि विलयन का रंग धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहे किसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं क्यों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024, 2023 और 2022 का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका आपको क्या होता है, मैं कारण बताता हूँ कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, पहला इसमें कारण क्या लिखना है कि जो आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं बाबू, वो किससे मिलकर बने होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि आयन को मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने के लिए बहुत ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्या करने, उष्मा देनी पड़ेगी, तब ये क्या होगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा। तो क्यों, क्योंकि आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण लिखना है कि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। आप जानते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनों से मिलकर बने होते हैं, प्लस और माइनस से, और प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। और मान लीजिए अगर मैं इसको खूब मजबूती से पकड़ लूं इस तरह, तो इसको छुड़ाने में ज्यादा ताकत लगेगी। उसी तरह क्या होता है कि जो प्लस और माइनस होते हैं, मतलब प्लस और माइनस होते हैं, एक दूसरे को बहुत मजबूती बल से क्या होते हैं, आकर्षण किए रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको दो कारण लिख देना था कि इसका गलनांक उच्च क्यों होता है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। भर्जन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट वांटेड प्रश्न है चैप्टर नंबर 4 का, कि भर्जन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023 और 2020 में ऑलरेडी ये प्रश्न आ चुका है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ भर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपको हेड लगाना है भर्जन, इसमें लिखना है
कि सांद्रित अयस्क को, जो आपका सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, जो आपका सांद्रित अयस्क को, जो आपका सांद्रित अयस्क है, इसको वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक है, उदाहरण समझिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जिंक सल्फाइड है, ZnS, जिंक सल्फाइड को किसके उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, O2। ठीक है, वायु के उपस्थिति में क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। एक किसका साइन होता है, ये गर्म का साइन होता है। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आपका ऑक्साइड बनता है, मतलब जिंक ऑक्साइड बन गया। किसमें, यहाँ पर जिंक सल्फाइड था, यहाँ का जिंक ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, इसको बैलेंस भी कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो इस तरह आपका भर्जन के बारे में लिखना था। 4 नंबर का प्रश्न था, एकदम अच्छे से इसी तरह लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या है कि अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब 2024, 2023, 2022 और 2020 में ऑलरेडी ये प्रश्न आ चुका है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है। ठीक है, तो आप हेड लगाना, सबसे पहले अपचयन अभिक्रिया का हेड लगाना है, अपचयन अभिक्रिया हेड लगाना है। इसमें लिखना है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, उसमें ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकले। ठीक है, तथा हाइड्रोजन का योग अथवा, मतलब अथवा हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें या तो ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन का योग हो, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़ जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक प्रक्रिया हो तो उसे कौन अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 10 गो प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यदि प्रश्न अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू। ठीक है, तो इसी तरह मैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर का, मतलब अगले सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। इस तरह इसका 10 हमने क्या किया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर